भाई ऐसा है, आज का वीडियो में ऐसा यही है भाई कि ऐसा कुछ है ये नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। अब बस भाई, जो नहीं जानते हैं वो आज सीख लेते हैं। बाकी अगर थ्योरी का बुक पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, है ना। इसीलिए चलिए, आज का सवाल अपना 141 नंबर का जो है, इसमें कह रहा है व्यक्तिगत त्रिज्या गेज, है ना। ये है रेडियस गेज में आकार की सीमा क्या है। अब यहाँ अगर डायरेक्ट अगर रहता रेडियस गेज त्रिज्या गेज अगर पूछता, तब तो खैर इसको 4-5 बार पढ़ लिए हैं, हमको लग रहा है अभी तक में। लेकिन इसमें एगो बात जोड़ दिया है क्या, कि व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल, है ना। व्यक्तिगत, इसमें जो जोड़ा है व्यक्तिगत का मतलब क्या है, इसको अपना लोग समझिए जाइएगा, कोई दिक्कत है नहीं। टेंशन लीजिए मत, है ना। आसानी से आराम से आप वीडियो देखते रहिए। लेकिन यही कहेंगे भाई, थ्योरी पढ़ लीजिएगा, आसान हो जाएगा वीडियो समझना। एमसीक्यू टाइप का सवाल जो है ना, समझना आसान हो जाएगा। अब बात अपना लोग करते हैं नॉर्मल रेडियल गेज का, है ना। ये जो नॉर्मल वाला अगर है, यही समझिए ना, नॉर्मल, है ना। रेडियल गेज, रेडियस गेज, रेडियस गेज का अगर चर्चा करें, सीधे समझ रेडियस गेज का अपना लोग अगर चर्चा करें, ये 3 सेट में उपलब्ध, जो जो बात हम लिख रहे हैं और बहुत कुछ लिख नहीं पा रहे हैं, छोटा मोबाइल है ना, उसको आप सुन करके है ना अपना नोट्स में आप लिखिए दीजिएगा भाई, मेरे ख्याल से वो बड़ी अच्छा रहेगा। एक नोट्स तैयार हो जाएगा। अब पूछ देगा कि रेडियस गेज कितने सेट में उपलब्ध है, तो भैया 3 सेट में उपलब्ध है ना। 3 सेट में मिलता है। तो 1 नंबर जो है सबसे पहला सेट है, 1 से लेकर के 7 mm तक का मिलता है, ठीक है। दूसरा जो है भैया, यहाँ ऊपर बाह में लिख देते हैं, दूसरा वाला जो है 7.5 से लेकर के 15 mm तक का सेट में ये उपलब्ध है, रेडियस गेज। तीसरा जो उपलब्ध है अभी अपना लोग के पास, 15.5 से लेकर के 25 mm तक का, 25 mm तक का, 25 mm तक का सेट में उपलब्ध रेडियस गेज। इसका यूज तो जानिए ना रहे हैं हो, आंतरिक चाहे बाह्य, है ना, इंटरनल चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल त्रिज्या को चेक करने के लिए अपना लोग रेडियस गेज का उपयोग करते हैं। ये बात तो जानिए रहे हैं अपना लोग। दूसरा बात एगो और जान जाइए, कुछ बात हम जानवाना चाहते हैं आपको, इसको जान जाइए कि हो सकता है क्वेश्चन में अगर कुछ और ही पूछ ले, घुमा करके पूछ ले, है ना, तो फिर आप उसको सॉल्व कर सकिएगा। जैसे रेडियस गेज का वो जो ब्लेड आता है ना भाई, ब्लेड आता है ना, ब्लेड आता है, तो ये जो ब्लेड है उसका, है ना, अलग अलग ब्लेड जो है, तो ये ब्लेड जो है एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे में जो अंतर होता है, जैसे कि 0.5 mm का है ये, 1 1 mm का है ये, 1.5 mm का है ये, सब अलग अलग टाइप का आता है ना, हो माप का आता है ना। ये एक ब्लेड दूसरे ब्लेड के बीच का जो अंतर होता है वो 0.5 mm का अंतर होता है। ठीक है भैया, ये सब बात तो समझिए गए होंगे आप लोग। तो चलिए इसको अब देते हैं मिटा। अब आते हैं, ये जो लिख दिया है व्यक्तिगत वाला गप, तो व्यक्तिगत वाला गप भी आप सुनिए लीजिए। देखिए, थोड़ा सा हम सब बात को आपको बता देते हैं ना, सवाल अगर कुछ और ही पूछ देना तो आप उसको आसानी से बना दीजिएगा, इसीलिए थोड़ा सा समय ले रहे हैं आप सभी का। अब आ जाएगा व्यक्तिगत त्रिज्या, है ना, गेज पे आते हैं हम। यही से ले लेते हैं, लिखे हैं क्या, इस ये जो है ना, ये देखिएगा जब भी मिलेगा R1 से लेकर के R100 तक का ये साइज में मिलता है। इसी प्रकार से इंडिकेट किया हुआ रहता है उसका ब्लेड पे, ठीक है। R1 से R100 तक, ठीक है। मतलब ये समझ जाइए 1 mm से लेकर के 100 mm तक, है ना, 1 mm से लेकर के 100 mm तक का आपको आंतरिक व बाह्य त्रिज्या की को चेक करने के लिए अपना लोग को मिलता है, ठीक है। अब देख लीजिए, इसका जो ब्लेड का, एक ब्लेड दूसरे ब्लेड के बीच में जो अंतर होता है, अब वो जो 1 mm का होता है,
वो जो था आपका नॉर्मल वाला उसमें 0.5 का था, लेकिन व्यक्तिगत वाला का जो एक ब्लेड से दूसरे ब्लेड के बीच का जो अंतर होता है वो 1 mm का होता है। ठीक है, अगर अंतर पूछ लेगा तो मार दीजिएगा आप। ठीक है, उसके बाद इस इसका जो है हम आपको नॉर्मल टाइप का जो आपको बताए हुए थे उसमें जो अंतर होता है एक ब्लेड से दूसरे ब्लेड का बीच का अंतर, आकार की सीमा क्या होती है, वही आकार का अंतर, मतलब एक ब्लेड से दूसरे ब्लेड का अंतर। सिंपल वाला का कितना होता है 0.5 mm, है ना। और ये व्यक्तिगत वाला का जो आपसे पूछ रहा है इसका जो आंसर होता है भैया, अंतर होता है स्टेप ऑफ 1 mm। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, हमको लगता है समझ गए होंगे आप लोग, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं, फिर से बता देंगे, देख लीजिएगा फिर से वीडियो। अब देख लीजिए ये जो है एगो 142 नंबर का रिंग गेज का ही फिगर बा भैया, है ना। रिंग गेज आप समझिए, इसमें कह रहा है बाहरी इस शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए गेज कौन सा है। ये तो समझिएगा ना, ये रिंग गेज है। ठीक है, रिंग गेज पहचान भी जाइए, फिगर से भी आ जाता है सवाल। रिंग गेज का फिगर है। और इसमें एगो चीज और था, अगर यहीं पे है थ्रेड, यहाँ ये तो यहाँ पे अगर थ्रेड कटा हुआ रहता, ये अगर दिखाया जाता आपको 2-4 को लाइन रह जाता अंदर में, तब क्या होता है जानते हैं, थ्रेड रिंग गेज, है ना। मतलब थ्रेड को मापने के लिए, जांचने के लिए, चूड़ी को जांचने के लिए, है ना, उसको जांचने के लिए, बाहरी चूड़ी को जांच करने के लिए अपना लोग थ्रेड रिंग गेज का उपयोग करते हैं। इसमें तो ऐसा कोनो बात है ये नहीं है। इसमें आपको सवाले में ऐसा कोई मेंशन किया हुआ है नहीं, सीधे कहा है कि शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए गेज कौन सा है ना। ये तो जान जाइए रिंग गेज है। लेकिन एक वो बात है यहाँ, गो और नो गो। ठीक है, गो और नो गो क्या होता है देखिए, ये सबसे आगे वाला हिस्सा है, इसके पीछे वाला हिस्सा है ना, अगर एगो नो ये गो वाला है, इसका राइट ही आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर। ये रिंग गेज गो वाला है ना, ये गो टाइप है। नो गो कैसा होता है उसको भी देख लीजिए, इस प्रकार से वो थोड़ा सा लंबाई में होता है। ठीक है, इस प्रकार से वो थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, और उसमें जो है इस प्रकार का दुगो, है ना, कटा हुआ रहता है खांचा, और यहाँ पे फिर आपका इस टाइप से कटा हुआ रहता है, और ये थोड़ा सा साइज में बड़ा रहता है। ठीक है, ये बीच में जो आपका यहाँ पे कटा हुआ है ना, सर्कुलर कटा हुआ है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा रहेगा, और ये बीच में जो है ये सर्कुलर कटा हुआ है। ठीक है, ये सर्कुलर कटा हुआ है, तो ये हो जाएगा नो गो। नो गो। ये आगे वाला जो है ये छोटा सा है। ठीक है, तो फिर इसका जो है आप फिगर से भी आप पहचान जाइएगा, ये सर्कुलर अगर कटा हुआ रहेगा दुगो बीच में, और साइज अगर थोड़ा सा बड़ा रहेगा, उसको कह दीजिएगा नो गो, रिंग गेज नो गो। ठीक है, तब ये हो जाता है रिंग गेज नो गो। लेकिन ये देख रहे हैं इसका साइज भी छोटा, ये आगे वाला हिस्सा है ना, इसलिए इसको कहिएगा रिंग गेज गो। ठीक है भैया, चलिए अगला सवाल। इसमें कह रहा है आपका अपघर्षक स्टिक के साथ बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है। अपघर्षक सटीक के साथ, मतलब सटीकता के साथ बेलनाकार सतहों को प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है। अब देख लीजिए, अपघर्षक सटीक पूछ रहा है, सटीक मतलब कि अपघर्षक सटीक पूछ रहा है आपसे। ठीक है, सटीक इसको मत कहिए, हो स्टिक कहिए। ये है ना, थोड़ा सा हमको, है ना, यहाँ पे अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, ये स्टिक्स है, स्टिक्स इसको पढ़िएगा। ठीक है, इसको पढ़िएगा अपघर्षक स्टिक्स के साथ बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है। अब देख लीजिए, बेलनाकार जॉब है, समझ रहे हैं ना, स्टिक के बारे में पूछ रहा है। एक बात यहाँ देखिए, लैपिंग लिखल है ना, तो लैपिंग में अपना लोग अपघर्षक के रूप में लैपिंग कंपाउंड का यूज करते हैं ना।
ये बात तो आप क्लियर ही है। लेपिंग कंपाउंड का यूज करते हैं लेपिंग करने के लिए। लेपिंग में एक बात देखिए, हॉर्निंग जो है भैया, इसमें जो है बॉन्डेड एब्रेसिव स्टोन, है ना, इसमें बॉन्डेड एब्रेसिव स्टोन, या इसको कहिएगा हॉर्निंग स्टोन या कहिएगा हॉर्न्स का यूज किया जाता है भैया, ये बात जान जाइए, है ना। इसलिए यहाँ पे आप जो यहाँ देख रहे हैं स्टिक्स का उपयोग जो कर रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड बात हमको समझ में आ रहा है। हॉर्निंग प्रोसेस में अपना लोग जो है अब घर सब स्टिक के साथ बेलनाकार सतहों को प्रोफाइल को सही करने की, फिनिशिंग करने की प्रक्रिया है। कोई बेलनाकार इसके अंदर में अगर आप करिएगा ना, लेपिंग तो करिएगा नहीं, हॉर्निंग वाला प्रोसेस करिएगा, तो हॉर्निंग प्रोसेस में यही एगो लंबा लंबा स्टिक लगा रहता है, समझे। इसी के बारे में आपसे चर्चा कर रहा और पूछ भी रहा है, प्रोफाइल को सही करने के लिए फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है। तो हॉर्निंग में जो प्रोसेस में जो है ना, यहीं पे स्टिक टाइप का एगो रहता है भैया, है ना, जिसमें अपना लोग बॉन्डेड एब्रेसिव स्टोन या इसको हॉर्निंग स्टोन यानी तो हॉर्निंग का यूज करते हैं। इसमें ही एक लंबा लंबा जो है ना, दो गो लंबा लंबा स्टिक लगा हुआ रहता है, जो हमको याद है अभी, है ना। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। लेपिंग में तो होगा नहीं, ग्राइंडिंग तो है ये नहीं है, ग्राइंडिंग व्हील से रिलेटेड है। आप फाइलिंग तो फाइल से रिलेटेड, ये सब में तो स्टिक वाला कोनो बातें नहीं है। लेपिंग में तो है ये नहीं है, बच गया हॉर्निंग, है ना। तो इसी में जो है ना आपको अब घर तक स्टिक के रूप में इसका यूज किया जाता है फिनिशिंग प्रक्रिया करने के लिए, ठीक है। चलिए, आसान चार्जिंग, आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लेपिंग सामग्री का उपयोग करते हैं। रैपिड कटिंग मतलब तेजी से घिस घिस करके, है ना, जो अपना लोग लेपिंग करते हैं उसमें कौन सा सामग्री उपयोग करते हैं, और आसानी से चार्ज भी हो जाता है वो। इसके बारे में अपना लोग से इस सवाल में पूछ रहा है, तो घबराने का नहीं भाई, है ना। इसलिए देख लेते हैं एक बार, क्या दिक्कत है, नहीं होगा देख लिया जाएगा फिर। ये जो कास्ट आयरन है ना भैया, ये सबसे अधिक यूज होने वाला मटेरियल है, सबसे सबसे अधिक यूज होता है इसका, कास्ट आयरन का, ठीक है। हम लिख नहीं पा रहे हैं भैया अच्छे से, मोबाइल है इसीलिए आप है ना सुन करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब है ये कॉपर एंड ब्रास, तांबा और पीतल, ठीक है। जहाँ लेपिंग अलाउंस ज्यादा रहेगा वहां पे अपना लोग यूज करते हैं इसका, तांबा और पीतल का भैया, ये बात सुन लिए। अब देख लीजिए वो चीज और होता है शीशा, लेड। लेड जो है ना, ये जो है आसान चार्जिंग और ये सस्ता भी होता है। सुरागों की लेपिंग के लिए अपना लोग, सुराग का लेपिंग के लिए अपना लोग ये ना लेड का उपयोग करते हैं। और घिस जाने पे है ना एक्सपेंशन, मतलब विस्तार दोबारा किया जा सकता है शीशा का, ठीक है भैया। इसलिए आप इसमें जो बात है उस पे आ जाते हैं, वो तो हम थोड़ा सा आ गया यार, तो आपको दे दिए हम। तो तांबा वो तो है नहीं इसमें, है ना, शीशा तो है नहीं, तो भैया इसमें क्या हो जाएगा, तांबा और पीतल, ठीक है। ये आसानी से चार्ज और रैपिड कटिंग के लिए लेपिंग सामग्री के रूप में अपना लोग यूज करते हैं कॉपर एंड ब्रास का, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल पे। अब देख लीजिए, कौन सी लेप सामग्री महंगी है और खराब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है। मतलब अगर महंगा तो है लेकिन अगर वो खराब हो जाए, घिस जाए बहुत अधिक चलने पर, तो वो फिर से मरम्मत हो सकता है, फिर से विस्तार किया जा सकता है भैया, है ना। उसके बारे में पूछ रहा है, तभी तुरंत ना पीछू में बताए थे, लेड, शीशा, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे अब, इसमें है कठोरीकृत, कठोरीकृत स्टील, मतलब ये समझिए ना हार्ड स्टील, और भारी स्टॉक हटाने के लिए किस प्रकार की अपघर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है। समझ रहे हैं भैया, हार्ड स्टील और भारी स्टॉक को हटाने के लिए किस प्रकार की अपघर्षक का उपयोग किया जाता है भैया, है ना, ये बात है। इसका राइट आंसर देखिए, हम ये सब बात बतेले हैं, ऐसा नहीं है कि हम जो छोड़ छोड़ रहे हैं कोई कोई ऑप्शन को,
उस सब ऑप्शन को हम पीछे पढ़ा चुके हैं, इसलिए बार बार जो है ना समय हो जाता है लंबा, इसीलिए हम छोड़ रहे हैं। आप शुरू से देखिएगा ना, हम बारी बारी से एक एक ऑप्शन को बता दिए हैं, क्यों का है, किस लिए, क्यों, सब का जवाब मिल जाएगा आप अगर शुरू से देखिएगा वीडियो तब। ठीक है, अब चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सिलिकॉन कार्बाइड जो है ये कठोर एब्रेसिव है, ठीक है, तेज और भंगुर होता है। कठोर मतलब तेज और भंगुर एब्रेसिव आपका सिलिकॉन कार्बाइड होता है, नंबर एक। ठीक है, दूसरी बात ये भी जान जाइए, ये हार्ड स्टील कास्ट आयरन के लिए यूज किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड किसके लिए यूज किया जाता है भैया? हार्ड स्टील और कास्ट आयरन के लिए। अधिक मात्रा में अगर धातु को काटना है, इसका यूज करिएगा आप सिलिकॉन कार्बाइड का। दो तीन को बात आया ना समझ में, जो इससे रिलेटेड था हम बोल दिए, और वो एक दो को बात है उसको भी सुन लीजिए। एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये उच्च कोटि की फिनिशिंग के लिए अपना लोग यूज करते हैं। उच्च कोटि का हाई फिनिशिंग के लिए अपना लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं भैया। अब देख लीजिए ब्रॉन है ना, बोरॉन और बोरॉन कार्बाइड है ना, बोरॉन कार्बाइड का उपयोग अपना लोग, ये कठोर और डायमंड में दूसरी, तो कठोरता में जो है डायमंड के बाद ये दूसरा स्थान है इसका, बस समझ जाइए आप। यह महंगा तो होता है, इसकी कटाई गुण अच्छा उतना अच्छा होता है नहीं। और एक बात आपको हम बार बार बोले थे और कई बार हम सुनाए भी हैं, डाई और गेजों का लेपिंग के लिए अपना लोग बोरान कार्बाइड का उपयोग करते हैं। डाई है ना, ये पूछेगा सवाल आएगा आपसे, और गेजों का लेपिंग के लिए अपना लोग बोरान कार्बाइड का उपयोग करते हैं। ये को बचा क्या, हीरा। ठीक है भैया, और सबसे कठोर होवे करता है सब जानते हैं, और छोटे सुरागों का लेपिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। यह जो है आपका टंगस्टन कार्बाइड वो सिरामिक की लेपिंग के लिए यूज किया जाता है हीरा का। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए ना फिर आगे मिलते हैं भाई अगले सवाल से। अब कोई दम तो हमको लग नहीं रहा है। अब इसमें कह रहा है कौन सा आप घर तक डाई और गेजों की लेपिंग के लिए उपयोग किया जाता है, तुरंत ही अभी बताया ना हो, नहीं बताए थे क्या? वही ना था बोरान कार्बाइड। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर। हम कह रहे हैं ना, जो जो पढ़ लिए बात सब आते जाता है, वो आपको लगेगा कि नहीं सब पढ़ल है सब, इसलिए घबराइए नहीं। अब देखिए 148 का सवाल क्या है, टंगस्टन कार्बाइड के लेपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में से कठोर कौन सा है? ठीक है, टंगस्टन कार्बाइड के लेपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में से सबसे कठोर कौन सा है, यही बात आपसे पूछ रहा है भैया। ठीक है, तो सभी ना जान रहे हो, हीरे होता है, डायमंड होता है, सब पढ़े लिए हैं, वो झूठे में क्या बताएं आप, टेंशन मत लीजिए आप। फिर देखिए क्या कर रहा है, बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिशिंग करने के लिए इस्तेमाल किए गए अवघर्षक का नाम बताइए। छोटका सुराग अभी तुरंत ना बताए भैया, देखिए ना फिर से, थोड़ा सा पीछे जाके आपको सब समझ में आ जाएगा। वो हीरे था, डायमंड है ना, छोटे सुराग छिद्रों को सही ढंग से फिनिशिंग करने के लिए अवघर्षक जो यूज करते हैं वो डायमंड होता है भैया। टेंशन नहीं लेने का भाई लोग। चलिए फिर, वैकल लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है? वैकल लैपिंग, देखिए ये थोड़ा सा हम बताएंगे, इसको हम बताए हैं लेकिन आप भूल गए होंगे, तो अलग सी बात है। यही मान लेते हैं कि लैपिंग प्लेट, ठीक है भैया, ठीक है, ये लैपिंग प्लेट हो गया। लैपिंग कंपाउंड इसी में है ना, छोटे छोटे कण के रूप में अपना लोग लैपिंग कंपाउंड यूज करते हैं। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, लैपिंग कंपाउंड यूज किए। तो लैपिंग कंपाउंड जो बनता है, ठीक है, लैपिंग कंपाउंड सुन लीजिएगा, है ना, ये देखिए आप, एगो तो सबसे पहले है एब्रेसिव पार्टिकल। एब्रेसिव पार्टिकल, एब्रेसिव पार्टिकल के रूप में अपना लोग कई बार पढ़े हैं। कौन कौन चीज यूज करते हैं? सिलिकॉन, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड,
बोरान कार्बाइड, डायमंड, अभी 10 बार तो अपना लोग पढ़े हैं, वो कौन सी के रूप में उपयोग किए? एब्रेसिव पार्टिकल के रूप में। दूसरा चीज इसमें जो मिक्स करते हैं, जो मिलाते हैं, वो होता है लैपिंग वाइकल। ठीक है भैया, जो आपसे पूछ रहा है लैपिंग वाइकल। ठीक है, लैपिंग वाइकल और एब्रेसिव पार्टिकल को मिला करके अपना लोग लैपिंग कंपाउंड बनाते हैं। तो लैपिंग वाइकल में जो अपना लोग उपयोग करते हैं, ऑयल का करते हैं, ग्रीस का करते हैं। ठीक है भाई। अब सोल्यूबल आयल का भी उपयोग करते हैं, सोल्यूबल आयल, और एगो कौन चीज है हम भूल गए हैं, बेंटोमिट ऐसे कुछ है ना। बेंटोमिट का उपयोग करते हैं, जो कॉपर और उसके एलॉय के लिए उपयोग करते हैं। सेलुलर ऑयल का उपयोग नॉन फेरस मेटल के लिए करते हैं, और ऑयल ग्रीस का उपयोग फेरस मेटल के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, यही होता है आपका लैपिंग वाइकल। अब इसमें देखिए कह रहा है लैपिंग वाइकल के उद्देश्य क्या है। लैपिंग कंपाउंड बनाने के लिए एब्रेसिव पार्टिकल प्लस लैपिंग वाइकल का मिक्स होना बड़ी ज़रूरी है। वो दोनों मिलाने के बाद ही है ना, तो क्या हो जाता है, कंपाउंड कण के रूप में हो जाता है, बन जाता है। फिर इसमें अपना लोग चार्ज कर देते हैं। ठीक है, किसको चार्ज कर देते हैं? लैपिंग प्लेट को। फिर इसके माध्यम से अपना लोग लैपिंग प्रोसेस करते हैं। एब्रेसिव पार्टिकल प्लस आपको लैपिंग कंपाउंड को मिक्स करने का रीजन ये है, जो पूछ रहा है आपसे, ये दोनों एक जगह एकत्रित होने के लिए रोकता है। ये जो है ना एब्रेसिव कण है, एक दूसरे से एकत्रित नहीं हो जाए, जमा नहीं हो जाए, उसको रोकने के लिए अपना लोग कौन सी करते हैं? लैपिंग वाइकल का उपयोग करते हैं। कटाई क्रिया में किसी भी प्रकार का नियंत्रण, मतलब कटाई क्रिया को नियंत्रित करने के लिए है ना, लैपिंग वाइकल का उपयोग करते हैं भैया। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी में चले गए थे ना, तो इसीलिए आसान हो जाएगा समझना। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए आप, ऑप्शन को अगर पढ़ लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। काटने की क्रिया को विनियमित करें और सतह को चिकनाई करें, है ना, इस कार्य के लिए लैपिंग वाइकल का उपयोग करते हैं। उसका उद्देश्य वही है, कटाई की क्रिया को विनियमित करें और सतह को चिकनाई करें, उसके लिए है ना लैपिंग वाइकल का उपयोग करते हैं। उद्देश्य वही है। ठीक है भाई लोग, यही था। अब कोई दम बम है नहीं, हमको नहीं लग रहा है, सब लगता है हमको कि पढ़े ले बात है, सब पढ़ ले बात है। आप भी शुरू से देखिएगा ना वीडियो, ऐसा आपको भी लगेगा जैसा हमको लगता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।